नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का जोरदार विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा है कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो वे जमीनी स्तर पर गतिविधियां संचालित कर रहे आतंकवादियों से अधिक खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी कामों में शामिल होना अब एक चलन बन गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएससी एसवी राजू ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को बताया कि सुनवाई में देरी आरोपियों की वजह से हुई है और वे इसका फायदा नहीं उठा सकते। राजू ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो शीर्ष अदालत में दिखाए। वीडियो में शर्जील इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए देखा गया। अधिवक्ता ने कहा कि शर्जील इमाम इंजीनियरिंग स्नातक है। उन्होंने कहा, आजकल यह चलन बन गया है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपने पेशे का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि देश विरोधी कामों में शामिल हो रहे हैं। राजू ने कहा, यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं थे, यह हिंसक प्रदर्शन है। वे नाकेबंदी की बात कर रहे हैं। एएसजी ने कहा कि सीए विरोधी प्रदर्शन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान जानबूझकर किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि असल मकसद सत्ता परिवर्तन और अर्थव्यवस्था का गला घोटना और देश में अराजकता पैदा करना था। हम आपको याद दिला दें कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए और एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की दलील ने कई जटिल सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों की परतें खोल दी हैं। दिल्ली पुलिस की यह दलील कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो वे जमीनी स्तर पर हिंसा करने वालों से कई गुना अधिक खतरनाक हो जाते हैं, भले कठोर दलील लगे, लेकिन हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो यह दलील एक कड़वी हकीकत नजर आती है। अदालत में पेश किए गए वीडियो, भाषणों, योजना सारिणियों और संगठित संचार जाल के संकेतों ने यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा किया है कि क्या विरोध प्रदर्शन की आड़ लेकर देश में सुनियोजित अराजकता खड़ी करने की तैयारी लंबे समय से चली रही थी, और यदि ऐसा था तो जमानत मात्र कानूनी राहत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में छेद हो सकता है। यह तथ्य अब छिपा नहीं है कि हाल के वर्षों में कुछ ऊंची शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि देश विरोधी गतिविधियों में भूमिका निभाते पाए गए हैं। यह प्रवृत्ति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि ऐसे लोग समाज में वैचारिक प्रभाव रखते हैं, उनका लिखा बोला सुना जाता है, उनकी बात को विश्वसनीय माना जाता है और उनके पास ऐसे नेटवर्क होते हैं जो सामान्य नागरिकों से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन लोकतांत्रिक असहमति के उदाहरण हो सकते थे, परंतु जिस प्रकार कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाषणों और गतिविधियों के वीडियो अदालत में प्रस्तुत किए गए, उससे यह संकेत मिलता है कि इन प्रदर्शनों को वैश्विक राजनीतिक घटनाओं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के साथ जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया गया था। यदि किसी विरोध का उद्देश्य नीति विरोध से हटकर देश की छवि को चोट पहुंचाने, आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने और सामाजिक धार्मिक विभाजन को गहरा करने का बन जाए तो क्या उसे लोकतांत्रिक अधिकार कहा जा सकता है? पुलिस की यह दलील कि हिंसा अचानक नहीं बल्कि एक सोचा समझा, सुनियोजित और व्यवस्थित रूप से डिजाइन किया गया हमला था, बेहद गंभीर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जमानत कानून का हिस्सा है, सजा नहीं, परंतु यूएपीए जैसे विशेष सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत उस स्थिति का मूल्यांकन केवल अभियुक्त के व्यक्तिगत अधिकारों से नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त की रिहाई से समाज में अस्थिरता पुनर्जीवित होने की आशंका है? क्या उनके पास अब भी वह नेटवर्क, संसाधन और वैचारिक आधार है जो उन्हें दोबारा सक्रिय कर सकता है? यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। बुद्धिजीवी वर्ग यदि सत्ता परक आलोचना करता है तो वह लोकतंत्र का स्वास्थ्य है, किंतु यदि वही वर्ग रणनीतिक हिंसा के औजारों जैसे नाकेबंदी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव निर्माण और संस्थागत अराजकता का प्रयोग करने लगे तो वह लोकतंत्र की जड़ें खोदना शुरू कर देता है।
देश विरोधी गतिविधियां अब केवल बंदूक और विस्फोटकों से नहीं चलती, वे विचारों, भाषणों, विश्वविद्यालयों और सोशल नेटवर्कों के माध्यम से भी चलती हैं। यह खतरा और बढ़ जाता है जब उच्च बुद्धिमत्ता वाले लोग अपने प्रभाव का उपयोग युवाओं को दिशाहीन करने, हिंसा को वैध ठहराने या समाज को विभाजित करने में करने लगे। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि नैतिक सामाजिक पतन का संकेत भी है। अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई और उसके अधिकार प्राप्त हों, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि जमानत निर्णय लेते समय संभावित खतरे और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का सम्यक मूल्यांकन किया जाए। देश विरोधी गतिविधियां यदि एक वैचारिक आंदोलन का हिस्सा बन जाएं और उसके नेता प्रभावशाली बौद्धिक पृष्ठभूमि से हों, तो वह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की चेतावनी को यूं ही हवा में उड़ाना दूरदर्शिता नहीं होगी। कानून का सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों एक ही तराजू में संतुलन मांगते हैं। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञ संजीव उनियाल और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल क्या कह रहे हैं। देखिए, एज एन एडवोकेट मैं कहता हूं कि एविडेंसेस पे चलता है कोर्ट, और लैंड ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट ऑफ द लैंड है। इसमें कोई संशय नहीं है कि जब तक कोई एविडेंस कोरोबोरेट नहीं होगा तब तक आप किसी कल्प्रिट को अंदर नहीं कर सकते। और ये पहले भी काफी स्कूल ऑफ थॉट्स भी आए, कुछ आइडियोलॉजीज भी आई, और वो माइंडसेट जो था, ये जो गैंग है अपने आप में, नेक्सस है ये, जो कि लगातार इसी कोशिश में रहता है कि भारतवर्ष को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। चाहे आप नारे लगा के, चाहे ग्रुप में जाके, चाहे डॉक्टर्स बन के, चाहे इंजीनियर्स बन के, तो ये क्रीमी लेयर बन के व्हाइट कॉलर क्राइम्स है ना, जो हमने पढ़ा था कभी लॉ में, उसको हमने कभी ढूंढा करते थे तो कम मिला करते थे, पर हमने इस्टेब्लिश होते हुए देखा है एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ, इसको, इस आइडियोलॉजी के साथ। और ये जो वीडियो आप सुनेंगे, अगर जो मैंने वो वीडियो सुनी अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, तो मैंने वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। उसमें क्लियर कट बोला है कि आप इसको अलग कर दें, आर्मी के साथ इसका कोलैबोरेशन ना हो पाए, और इस देश को अलग कर दो, उसकी गर्दन को काट दो, उसको अलग करो। डंडा खाना चाहते हो, डंडा खाओ, अगर आप जब तक डंडे नहीं खाओगे तब तक आप बन नहीं पाओगे वर्कर। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स देने वाले लोग हैं, इनको जल्दी से जल्दी, इनको मुझे लगता है बेल तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि डिजिटल जो एडमिसिबिलिटी है एविडेंसेस की, वो पहले नहीं हुआ करती थी, परंतु अब मुझे लगता है कि क्योंकि बीएनएस और बीएनएसएस आने के बाद ये एडमिसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और इसको मानना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में लोगों को। इसलिए बड़ा डिजिटल जो है वो एक एसेट बन गया एविडेंसेस के लिए, और ये कोरबोरेट किया है नए वाले बीएनएस और बीएनएसएस लॉ ने। ये कोर्ट ने शायद, मुझे लगता है नहीं कहा, ये दलील शायद एएसजी ने दी है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उन्होंने दलील दी, और ये बिल्कुल ठीक है। आज आप देखिए कि इतनी आप सजगता देखिए, अवेयरनेस देखिए, आपके डिजिटल और इस तरह के जो आपके जो मीडिया उसके बड़े स्ट्रांग हो गए। लोग, आपने देखा बिहार में 66% वोट डलता है 1952 के बाद, तो वो अवेयरनेस है जो लोगों में, वो है। तो लोगों से, अगर आम आदमी से आप सर्वे करेंगे, आप तो मीडिया के लोग हैं, तो लोग बताएंगे आपको, हाँ ये बिल्कुल आप ठीक करें। पहले डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को बहुत अछूता माना जाता था कि ये क्रीमी लेयर, ये देश की जनता के साथ उसकी सेवा के लिए जुड़ी है, पर आज पूरे नॉर्म्स, सारे नैरेटिव्स चेंज हो गए। तो ये जो लॉ है, जो फिक्स टाइमलाइन है गवर्नेंस के लिए, ये फिक्स टाइमलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा हल्का सा टच देते हुए कि लंबे टाइम तक आप ना बैठे, पर लंबे टाइम तक ना बैठने के लिए उन्होंने कहा है कि जुडिशियल आपको अप्रोच उसको नॉक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि लंबे टाइम को फिर आपने इवेल्युएट नहीं किया, फिर आपने डिफाइन नहीं किया, वो लंबा टाइम कितना हो सकता है, तो गवर्नर के पास एम्पल पावर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर आपके पास नहीं, वो लेजिस्लेचर के पास है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो टाइमलाइन उसके लिए कोई फिक्स हो, तो नया जो है कानून आना पड़ेगा। कोर्ट सिर्फ ये कह सकता है कि अब जुडिशियल रिव्यू के लिए आप आ सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए भी यही माना जाएगा। प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि गवर्नर को सारे जो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही जो है वो उनके पे भी अप्लाई होता है, उनके ऑफिस में भी अप्लाई होता है, जो गवर्नर्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है सर, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है। जब लोग बैठ के यहाँ भागा करते थे और नेक्सस को टच नहीं किया करते थे, और ये जो गैंग है ये जेल से ऑपरेट किया करते थे, तो आज ऐसी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर को जाने माने वाली सरकार है। इसीलिए शायद महिलाएं बढ़ के वोट करती हैं, महिलाएं शायद इस शासन के साथ इसीलिए खड़ी हुई हैं कि आज लोगों को विश्वास है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है, नॉन पॉलिटिकल बात करूं, मोदी है तो मुमकिन है, ये लाइन बिल्कुल डिमार्केट करते, स्टैब्लिश करती है सारी चीजों को कि हाँ अगर ये व्यक्ति है तो ये अमेरिका से भी गुरेवान पकड़ के इररिस्पेक्टिव ऑफ जाति, किसी की जात, किसी की पात, किसी के रिलीजन को देखे बिना
कल्प्रिट को सलाखों के अंदर खड़ा करने का जज्बा रखते हैं, मादा रखते हैं, तो ये आज इनके लिए सैल्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। देखिए, शरजील इमाम की बात हो या उसके और अनेक इस्लामिक जिहादी गुर्गे, उमर खालिद और शरजील इमाम तो एक जो है बेसिकली मैं कहता हूं कि जेएनयू के वो प्रोडक्ट हैं जो कि न सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम बदनाम कर रहे थे बल्कि जिस प्रकार से शरजील इमाम का मैंने जो पूरा वीडियो देखा है, उस वीडियो के माध्यम से तो बड़ा बीभत्स, मैं कहता हूं देशद्रोह की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो सब उसमें साफ साफ नजर आती है। वो तो भारत में बैठा हुआ ऐसा सांप है जिसको तुरंत कुचल देना चाहिए। जिस प्रकार से चिकन नेक काटने की बात करता है, जिस प्रकार से वो संविधान कहता है, संविधान तो कभी बदल सकते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से न्यायपालिका को उसने नहीं छोड़ा, कार्यपालिका को उसने नहीं छोड़ा, और आपको विधायिका को उसने नहीं छोड़ा, और लगातार भारत के ऊपर हमला करने के लिए सारे षड्यंत्रों की पोल खोल के रख दी उस वीडियो में। आप देखिए कि सीधा सीधा उसने कहा कि भाई जिस तरह से वो जो जैन जी वाला अड़ोस पड़ोस के देशों में दिख रहा है, वो पूरा स्ट्रेटेजिकली करिए आप, और पूरा टारगेट बना करके करिए। जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, भारत में अशांति पैदा करने के लिए, भारत के अंदर उपद्रव, भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का जो सीधा सीधा मैं कहता हूं उसने संघनादिक किया है, ऐसे व्यक्ति को तो बेल की बात कर रहे हो, उसको तुरंत वहीं गोली मार देना चाहिए मुझे लग रहा है। ऐसे व्यक्ति जो भी भारत विरोधी बात करता है, ये भारत के लिए सांप हैं जिनका फन कुचलना बहुत जरूरी है। सिर्फ बेल एप्लीकेशन और उसके रिजेक्शन उससे काम नहीं चलेगा। ये सांप भारत के अंदर रहने लायक नहीं है। मैं कहता हूं पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक ऐसे लोग हैं जो कि भारत में रह करके भारत के ऊपर हमला करने की और भारत के लोगों द्वारा हमला कराने की ये साजिश रच रहे हैं। आखिरकार आतंकी उमर में, और ये डॉक्टर उमर जो है, या जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका हैं, उनमें और शरजील इमाम में क्या अंतर है भाई? सीधा का सीधा भारत को काटने, तोड़ने, उस पर हमला करने, उपद्रव के लिए उकसाने, और सारे के सारे मुसलमानों को भारत के विरुद्ध भड़काने के लिए जिस तरह का कुछ प्रयास उसने किया, बेहद न सिर्फ निंदनीय लेकिन चौंका देने वाला और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें खोल देने वाला है। मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए जहां जहां भी जो इस्लामिक जिहाद के अड्डे हैं उनको तुरंत नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, उनको चिन्हित करना पड़ेगा। जिन जिन मदरसों में, मस्जिदों में या मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में इस तरह की गतिविधियां कहीं थोड़ी सी भी सनसनाहट नजर आए तो उसको वहीं पर नैप करना पड़ेगा। उन सारे एरियाज में हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगा करके उनका कमांड एंड ऑपरेशन मुझे लगता है लोकल पुलिस स्टेशन को देना पड़ेगा। नहीं तो इनके इरादे जो है ना साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये किस हद तक जा सकते हैं, अपनी नीचता को किस हद तक गिरा सकते हैं। पढ़े लिखे लोग ये एक एक करके सारे एक्सपोज हो रहे हैं। अब तक ये होता था कि चलो आतंकवादी तो वो है जो गरीबी में रहता है, मुफलिसी में रहता है, शिक्षा का, बेरोजगारी का पीड़ित है। यहां तो सब कुछ मिला हुआ था। हराम की रोटी तोड़ रहे हैं, देश का खा रहे हैं और देश के ऊपर ही हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सांपों को भारत के अंदर रहने की न तो इजाजत होनी चाहिए, न ही इनको सहन करना चाहिए। मैं तो कहूंगा माननीय न्यायालय को ही इस मामले में न सिर्फ बेल एप्लीकेशन बल्कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला करके और इनको खतरनाक सजा देनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं और उन्होंने डिग्री भी इंग्लैंड से पास की हुई है, और इनके ट्वीट में साफ साफ ये कह रहा है कि गौ मांस की झूठी अफवाह लगा करके। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। सांसद अपने आप को कहते हैं और वो एसएफएल की रिपोर्ट नहीं देखते। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो मांस उसके फ्रिज में पकड़ा गया था वो काऊ एंड इट्स प्रोगनी का था, गौ मांस था या गाय के वंश का मांस था। इसके बावजूद भी आप कह रहे हो गौ मांस नहीं था। ये इस्लामिक यूथ को भड़काने, बरगलाने और तथ्यों से भटकाने की जो कोशिश ये माननीय सांसद महोदय कर रहे हैं, इनकी मानसिकता, इनके ट्वीट ने खुद इनकी मानसिकता को उजागर कर दिया है कि भारत में रहते हैं, फिलिस्तीन का गाते हैं, भारत माता की जय से परहेज करते हैं और गौ माता के ऊपर हमला करवाने वालों के साथ खड़े होते हैं। अरे कुछ न्यायालय के बारे में भी सोच लेते। मामला न्यायाधीन है, न्याय के विचाराधीन है। न्यायालय जो फैसला देगा उसका इंतजार करिए। अपने जिहादी मित्रों को भड़का करके, बरगला करके क्या आप भी देश के ऊपर हमला करवाना चाहते हैं क्या? हर बात को लिंचिंग से जोड़ना चाहते हैं क्या?
कितनी सारी लिंचिंग की घटना हिंदुओं के विरुद्ध हुई, वो आपको याद नहीं आती? थोड़ा सा शर्म करना चाहिए इनको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।